नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो महामारी के बीच में चुनावी प्रचार शुरू कर दे। जी हां, ये अतिशयोक्ति नहीं है और मैं बढ़ा चढ़ाकर ये बात नहीं कह रहा हूं। और आजाद भारत ही क्या, दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो महामारी के बीच में अपना चुनावी प्रचार करे। और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? वो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपके सामने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या ट्वीट किया है? टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 8% बढ़ गई है 23 मई की तुलना में, अप्रैल की तुलना में, जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। क्या कहती है निर्मला सीतारमण? पीएमओ लीड्स इंडिया's fight against coronavirus from the front. His popularity is over 70%, finds survey by Times Now. Shows people's confidence in the leadership of Narendra Modi during extraordinary times caused by pandemic. जी हां, मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, निर्मला जी, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो वादा किया था ना कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे साल 2024 तक, और उसके लिए आपकी फोकस, आपका जोर क्या होना चाहिए कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8% से बढ़े। अब वो 8% तो आप हासिल कर नहीं पा रही हैं। आप किस 8% की बात कर रही हैं? ये टाइम्स नाउ का सर्वे जिसमें प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो 8% बढ़ गई है। वो 8% ना सही तो यही 8% सही। जी, प्राथमिकताएं देखिए साहब, मानो इस वक्त महामारी नहीं है, चुनाव प्रचार चल रहा है। और टाइम्स नाउ के सर्वे की क्या हकीकत है मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। देखिए, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, Honorable Prime Minister Narendra Modi is leaving no stone unturned to protect and support the citizens in difficult times. His leadership in this fight against COVID-19 is being lauded globally. A majority of Indians have shown faith in his handling of the crisis in the nationwide survey. जी हां, देश भर में सर्वे हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर मोहर लगाई गई है। टाइम्स नाउ के फिर सर्वे का जिक्र, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उस सर्वे का पूरा जिक्र किया है कि 8% बढ़ गई है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। अब मैं आपको बताता हूं हकीकत इस सर्वे की क्या है। आपके सामने कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 600 लोगों से बात की गई इस सर्वे के लिए। इस देश की आबादी 130 करोड़ है। चलिए, आप 1 करोड़ भी पहुंच जाते तो बात समझ आती। 600 लोगों से बात की गई है और खुद यह सर्वे बता रहा है, ऑनलाइन सर्वे ऑफ 100 रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम ईच मेट्रो, 100 लोग हर मेट्रो से। ऑल रिस्पोंडेंट्स आर इंग्लिश टीवी न्यूज व्यूअर्स। सभी जो सर्वे जिनसे किया गया, जिनसे बातचीत की गई, वो अंग्रेजी न्यूज चैनल्स देखने वाले लोग थे और टाइम्स नाउ के दर्शक थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस चैनल की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, टाइम्स नाउ, उसने पिछले कुछ अरसे से इस सरकार के समर्थन में जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया है। अब आप इसके दर्शकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की बात करेंगे? मैं कहता हूं सवाल यह है ही नहीं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की 8% नहीं 20% लोकप्रियता बढ़ गई है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है वो संवेदनहीनता। महामारी का हम सामना कर रहे हैं और इस वक्त आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पेश कर रहे हैं। यह है इस चैनल की प्राथमिकता। चैनल भूल जाइए, मैं कह रहा हूं यह चैनल और यह जो सर्वे जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, वो सर्वे जिसमें कुल मिलाकर 600 लोगों से बात नहीं की गई होगी, उसका हवाला देके तुम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। और जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि लोगों के दर्द को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरह से एक मां अपने बच्चे को गोदी में लिए चल रही है। यह गर्भवती महिला जो ठहर गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास वाहन है। भूल गए औरंगाबाद में क्या हुआ था? 15 लोग पटरी पर लेटे हुए थे और उनके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, क्योंकि आपने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था जब आपने लॉकडाउन की घोषणा की थी। और आज भी इस लॉकडाउन से निकलने को लेकर आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप उस लॉकडाउन में गए बगैर प्लान के और आप उससे बाहर आ रहे हैं बगैर प्लान के। आप मुख्यमंत्रियों से बात तो कर रहे हैं,
मगर आपके पास अपनी कोई योजना नहीं है। और इस महामारी के बीच मुझे यह बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि यह सरकार जो है अपनी लोकप्रियता यहां पर पेश कर रही है। इससे ज्यादा चिंताजनक और दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी स्क्रीन पर यह माश है संबित पात्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनका ये ट्वीट देखिए और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक वीडियो डाला है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर संबित पात्रा ये दावा कर रहे हैं कि उड़ीसा के जो मजदूर अब गुजरात से निकल रहे हैं, निकलते निकलते वो वहां के जो सरकारी मुलाजिम हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। संबित पात्रा, मैं तुम्हें बता दूं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार उड़ीसा का जो मजदूर था वो सूरत की सड़कों पर आया था। वो लगातार ये शिकायत कर रहा था कि किस तरह से प्रशासन उसका रत्ती भर भी ख्याल नहीं रख रही। और आपको शर्म आनी चाहिए संबित, जब मैंने आपसे चुनौती आपको दी थी कि आप जो अपने न्यूज चैनल्स के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए जहरीला संवाद फैलाते हैं, आप अहमदाबाद पहुंचते, सूरत पहुंचते और उन मजदूरों की बात करते, क्योंकि आपने पुरी से चुनाव लड़ा था। अब जनता ने आपको बाय बाय कर दिया, वो एक अलग बात है। और आज आप इस वीडियो के सहारे, आप खुद सोचिए, जो गरीब जनता वहां से जा रही है वो क्या अपने पास पुष्प रखेगी ताकि वो लोगों पर उसकी वर्षा करे? और आप कर क्या रहे हैं? ये देखिए, एक और इनका प्रोपेगेंडा बताता हूं। इन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि किस तरह से राहुल गांधी कंफ्यूज्ड हैं जोन्स के बारे में और उनके रंगों के बारे में। इन्होंने राहुल गांधी का अधूरा बयान पेश किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संबित पात्रा अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के किस बयान का कितना हिस्सा पेश कर रहे हैं, देखिए। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। अब ये हैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता विनय कुमार दुकनिया। इन्होंने मुझे ये पूरा जो राहुल गांधी का बयान है वो भेजा है कि दरअसल राहुल गांधी का पूरा बयान क्या था। अब आप उनका पूरा बयान सुनिए। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या इस बयान के लिए हमें राहुल गांधी का मजाक उड़ाना चाहिए या क्या करना चाहिए। सुनिए। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन। तो देखा आपने, एक ऐसे दौर में जब हम सबको एक साथ आना चाहिए और हम सबको एक साथ लाने का कर्तव्य किसका है? केंद्र सरकार का है। वो केंद्र सरकार और उनके छुट भैये नेता क्या कर रहे हैं? पहले तो न्यूज डिबेट्स में जाकर सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं करते हैं, सिवाय तबलीगी जमात पर इनके फोकस के कुछ नहीं करते हैं, जहर फैलाने के, झूठ फैलाने के ये लोग कुछ नहीं करते हैं। इस महामारी के बीच ये लोग एक सर्वे लेकर आ गए हैं और उस सर्वे का मुकाबला निर्मला सीतारमण दे रही हैं, जिनका काम है अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना। जेपी नड्डा कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सबसे रिच पॉलिटिकल पार्टी है आपकी नड्डा साहब। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके खजानों में करोड़ों रुपए हैं? क्या बीजेपी ने अपनी तरफ से पैसे दान किए? आपको चाहिए था कि अपनी जेब से, बीजेपी की जेब से 500 करोड़ इस वक्त पीएम केयर्स में ही दे देते। वो पीएम केयर्स जिस पे बहुत सारे सवाल हैं। क्या किया आपने ऐसा जेपी नड्डा साहब? मगर इस मुश्किल दौर में आप क्या कर रहे हैं? इस मुश्किल दौर के अंदर भी आप सियासत कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपनी तरफ से जो मशवरे दिए हैं ना, उस पर आप गौर कीजिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा संवाद, राष्ट्र का संबोधन देते हैं, बोलिए थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। और लॉकडाउन 3 की तो उन्होंने स्वयं घोषणा भी नहीं की, और प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप ये सवाल पूछना नहीं चाहिए आपको कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए इन तमाम मुद्दों का जो इस वक्त मुंह बाहे सामने खड़े हैं कि आपकी प्लानिंग कहां है, मजदूर क्यों सड़क पर मर रहा है, आप क्यों सुविधावादी तरीके से कुछ राज्यों की तरफ तो आपका पूरा ध्यान है, पश्चिम बंगाल पर आप हमला करते हैं, महाराष्ट्र पर आप हमला करते हैं, मगर मध्य प्रदेश को लेकर आप खामोश हैं, आप पूरी तरह से खामोश हैं गुजरात को लेकर जहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और आप इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं। बताइए, मैं आपके सामने राहुल गांधी कुछ मशवरे पेश करना चाहूंगा जो उन्होंने दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि इन पर ध्यान दिया जाए। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी ने कुछ मशवरे दिए हैं। आय का सहयोग, सबसे गरीब 13 करोड़ परिवारों का आय का सहयोग मिले, हर परिवार को 7,500 रुपए दिए जाएं। यदि 13 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को कम से कम 5,000 भी दे दिए जाएं तो कुल 65,000 करोड़ की आवश्यकता है, जो जरूरी भी है और सरकार आसानी से इसे दे सकती है। फिर मनरेगा को लेकर उन्होंने कुछ मशवरे दिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर मशवरे दिए। अब गौर कीजिए राहुल और भी क्या मशवरा दे रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं अन्नदाता किसान को ताकत व मदद दी जाए। किसानों को लेकर भी राहुल यहां पर मशवरा दे रहे हैं। 8.22 करोड़ पीएम किसान खातों में 10,000 रुपए डालकर किसान को तत्काल आय सहयोग दिया जाए। दूसरा, गेहूं समेत सभी रबी फसलों को एक एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो। खाद, कीटनाशक दवाइयां और ट्रैक्टर सहित खेत बाड़ी के सभी उपकरणों पर जीएसटी फौरन खत्म किया जाए। उसी तरह से छोटे और मझोले उद्योगों को भी लेकर, बड़े उद्योगों को लेकर, दुकानदारों, प्रवासी मजदूरों, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी यहां पर मशवरा दे रहे हैं। मगर बीजेपी क्या कर रही है? इसको लेकर वो मजाक उड़ा रही है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता राजीव त्यागी जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जब देश एक संकट का सामना कर रहा है, हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, उसको लेकर जबरदस्त अनिश्चितता है, निर्मला सीतारमण से लेकर जेपी नड्डा, सभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको लेकर एक सर्वे का हवाला पेश कर रहे हैं। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? देखिए विशाल जी, जो आप प्रश्न कह रहे हैं कि इस महामारी के संक्रमण के दौरान, इस समय जब पूरा देश परेशान है, परेशानी की हालत में है, कुछ टेलीविजन चैनल्स पे पोल्स दिखाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये ठीक वैसे ही है कि किसी के विपत्ति काल में किसी के घाव पर नमक छिड़कना और किसी के घाव को खुरच देना बुरी तरह से। आज देश का किसान परेशान है, देश का प्रवासी मजदूर परेशान है, देश का मिडिल क्लास परेशान है कि कैसे अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कैसे अपनी गाड़ियों की किस्त देंगे, कैसे मिडिल क्लास के लोग अपने मकानों की किस्त देंगे, कैसे वो अपना खर्चा चलाएंगे। क्योंकि जितने भी प्राइवेट ऑनर्स हैं, इवन सरकार तक देखिए, सरकार भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह काट रही है। एक तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि तनख्वाह मत काटिए, मैं अपील करता हूं, और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को डीए काट देते हैं। तो ये दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का जनता सब समझ रही है, और ऐसे समय में पोल करना और पोल करके चुपचाप दिखाना, तो ये गोदी मीडिया, या ये कहूंगा मैं गुलाम मीडिया का जो एक कार्य है, उसको भी जनता बहुत माइन्यूटली देख रही है। विशाल जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल यहां पर राजीव त्यागी, ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से जो जो मशवरे पेश किए, संबित पात्रा सरीखे नेता उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इस वक्त ऐसा माहौल होना चाहिए, या आपको लगता है कि दोनों आपस में साथ मिलकर काम करें? ये जो सलीका है, ये तरीका है राहुल का मजाक उड़ाने का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए विशाल जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि राहुल गांधी जी की सलाहों का या कांग्रेस पार्टी की सलाहों का भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही है, तो इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि प्रवासी मजदूरों के लिए या देश के 13 करोड़ लोगों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रही कि 7,500 रुपए उनके अकाउंट में चले जाएं, तो वो मजाक उन प्रवासी मजदूरों का भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है जो दिक्कत में है। देश के 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में 5,000 रुपए चले जाएं, जो कांग्रेस डिमांड कर रही है, या श्रीमती सोनिया गांधी जी डिमांड कर रही हैं, राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे हैं, तो ये मजाक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों का उड़ा रही है। देश के मिडिल क्लास का मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है कि उनकी सैलरी कट हो रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, वो दिक्कत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मजाक भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मिडिल क्लास का उड़ा रही है। और मैं तो ये कहूंगा, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जिनको कि पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा हो,
और रघुराम राजन जी एक हमारे देश के गवर्नर रहे रिजर्व बैंक के। इसके अलावा और भी इकोनॉमिस्ट से राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन इकोनॉमिस्ट का पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ा रही है जिनको पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। अरे कुछ नहीं करते, मनमोहन सिंह साहब से बात कर लेते प्रधानमंत्री जी। मनमोहन सिंह साहब ने हमेशा देश को राह दिखाई आर्थिक संकट के समय में, तो निश्चित रूप से ये इतना बड़ा आर्थिक संकट आता ही नहीं। तो ये थे राजीव त्यागी। मगर एक ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी इस संकट को भी एक चुनावी प्रचार के तौर पर देख रही है, अपने विरोधी राजनीतिक दलों को टारगेट कर रही है, जो विरोधी पार्टियां जहां राज्य में सरकार है जिनकी वहां उन्हें टारगेट कर रही है, ऐसे वक्त में आप पीएम केयर्स पर सवाल नहीं कर सकते। जी हां, वो पीएम केयर्स नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, इस पर सवाल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट सिर्फ इसके ट्रस्टीज कर सकते हैं, और वो ट्रस्टीज कौन हैं? खुद कैबिनेट के मेंबर्स, कैबिनेट के सदस्य। तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि पहले से ही प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है पीएमएनआरएफ, और पीएमएनआरएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रीय आपदाएं होती हैं उसको लेकर इसकी भूमिका होती है। इसमें आप जितने भी पैसे डालते हैं उसका एक एक ब्यौरा इनकी वेबसाइट पर होता है। मसलन आपकी स्क्रीन पर न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल, यहां पर उन्होंने बताया है कि 3,800 करोड़ रुपए दिसंबर 2019 में इस अकाउंट में थे। तो पारदर्शिता भी है, मगर पीएम केयर्स को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि यह सवाल तो किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें आरटीआई लागू होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए उसका पैसा कहां कहां गया। विपक्ष में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अब आप बताइए मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता जो बात आपने विपक्ष में कही थी, अब यही बात जब आप सत्ता पक्ष में हैं आपके पीएम केयर्स पर भी यह लागू होनी चाहिए? आप जानते हैं मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पीएम केयर्स सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि यह सरकार यह जतलाना चाहती है कि संकट की इस घड़ी में हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक पुरानी योजना को ही सामने लेकर आएंगे तो लोगों को लगेगा साहब काम तो कुछ कर ही नहीं है सरकार, इसलिए आप एक शिगुफा ले आए जिसका नाम है पीएम केयर्स। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस योजना में मैंने भी पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, मगर इसके साथ साथ मैं और मेरा परिवार जो बाकी गरीब हैं, खासकर मेरे घर के आसपास जो रहते हैं, उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर सकूं उसमें मैं योगदान देते रहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आप खुद भी ऐसी चीजें करते रहें। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीएम केयर्स में पारदर्शिता हो, और पारदर्शिता तो कहीं नहीं है। पिछले हफ्ते अचानक गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अवतरित हुए। कैसे अवतरित हुए? उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश दिया। इसमें जबरदस्त कटाक्ष था कि कुछ लोग मेरे मरने की दुआएं कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और ये लोग जो मर्जी कहते रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाई, मैं उन्हें माफ करता हूं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको लेकर खुद जेपी नड्डा भी सामने उभर कर आ गए। एक तो इस देश में लोग इतने कभी कभी वाहियात सोच के हैं कि वो गृह मंत्री के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाने लगते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अहमदाबाद में। अब जैसी आप करोगे वैसा आप भरोगे, सीधी सी बात है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है कि आप जानते हैं कि अमित शाह दिल्ली चुनावों में कितने सक्रिय थे, याद है आपको?
बाबरपुर में बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगेगा। चुनाव जब आते हैं तो अमित शाह बहुत सक्रिय थे, मगर जैसे ही दिल्ली में दंगे हुए अमित शाह गायब हो गए। जमीन पर कौन दिखाई दिया? यह शख्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गायब थे। फिर अचानक अवतरित हुए संसद के अंदर इस मुद्दे पर बयान देने, जिसमें उन्होंने अधूरा सच आपके सामने पेश किया। अब इस पूरे प्रकरण के दौरान वो कभी नहीं दिखाई दिए, और जब उनसे सवाल किए जाते रहे कि आप हैं कहां, मेरे जैसे पत्रकार जब सवाल करते रहे, तो क्या आप जानते हैं अभी हाल ही में 3 पत्रकारों पर FIR दर्ज किया गया है, जो लोग दंगा भड़काने का जिन पर आरोप है। उनमें से एक पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार से सवाल पूछा, वो पत्रकार जो ये सवाल पूछ रहा था कि अमित शाह कहां हैं, उन्होंने दोबारा पलट के उससे बोला कि अरे अमित शाह तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आपको किसने हक किया अमित शाह से सवाल करने का। अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता तो बात समझ आती, मगर अब इस तरह के पत्रकार जो है ना, वही प्रवक्ता बन गए हैं होम मिनिस्टर के, भारतीय जनता पार्टी के। मगर ये बात आपसे छुपी तो है नहीं, ये तो हकीकत हो गई है। हमारे मुख्य धारा का मीडिया पिछलग्गू बन गया है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का। तो बहुत अच्छी बात है अमित जी कि आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर जो एक भ्रांति थी, अफवाह थी, उसको क्लियर किया। मगर ऐसे मौकों पर कृपया गायब मत हो जाएं, और जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप थे कहां, वो बहुत ही वाजिब सवाल हैं। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए। मेरी आप सबसे अपील कि न सिर्फ इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, बल्कि वो बेल आइकन जो है ना, उसे जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।